यह मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस वक्त पाठकों को तिलस्म, अय्यारी और दूसरी तरह की चमत्कारी कहानियों में रुचि है। हर कोई सपनों की दुनिया में जीना चाहता है। मैं ऐसे दौर में यथार्थ को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह दिन और रात शाश्वत हैं, ठीक उसी तरह मेरी कहानी के लाला मदन मोहन, ब्रिज किशोर, चुन्नी लाल और शंभू दयाल भी शाश्वत हैं। बाबूजी। हाँ। आपने बहू के भाई की शादी में जाने के लिए कुछ बताया नहीं जी? बहू, तुम्हारे भाई की शादी में तो अभी समय है ना? जी बाबूजी। मैं देखती हूँ बाबूजी। ठहरो बहू, मैं देखती हूँ। आई आई। नमस्ते। नमस्ते। आइए ब्रिज किशोर भैया, आपको तो देखने को आंखें तरस गई। ब्रिज किशोर भैया आए हैं? हाँ, आओ आओ ब्रिज किशोर। बैठो। प्रियमदा भाभी नहीं आई? प्रियंवदा अपने मायके गई हुई है। उसके भाई के रिश्ते में किसी की शादी है। आप भी गजब करते हो वकील साहब, बेटे की शादी में भी नहीं आए आप। अरे भाई, अपने किए की मुआफी तो हमने आपसे पहले ही मांग ली थी। लाला जी, ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं आपके बेटे की शादी में नहीं आ सका। आप तो पहले ही शिकायत लेके बैठ गए। अरे भाई, भूल हो गई। जानते हैं भैया, आज ये आपकी वजह से ही खुलकर हंस पा रहे हैं। सुख दुख तो विधि का विधान है, इसमें हम जैसे लोगों की क्या बिसात। पर पुरानी बातों से मुझे दुख पहुंचेगा। चलो छोड़ो इन बातों को, खाली बातचीत ही करती रहोगी या कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी इनको? कह दिए हैं बाबूलाल से, बस आता ही होगा। हाँ हाँ मालकिन, पता है, ले भी आया। नमस्ते वकील बाबू। नमस्ते बाबूलाल। अरे, आप तो बुढ़ा गए भाई। वकील बाबू, समय सब लोगों को बूढ़ा बना देता है। अब देखिए ना, आपके बाल भी तो सफेद हो गए। वकील बाबू, इतने दिनों तक कहाँ रहे आप? लो भाई, इनकी शिकायतें भी शुरू हो गई। कोई बात नहीं लाला जी, ये तो इन लोगों का अधिकार है। हाँ ब्रिज किशोर, अधिकार भी अपने अपने होते हैं। हाँ लाला जी, आप ठीक ही कहते हैं। अगर अधिकार ना होता तो मैं यहाँ भला क्यों आता। नहीं भैया, ये आपका ही घर है। अरे भाई, वकील साहब को शरबत दो, उन्हें प्यास लगी होगी। जी जी, लीजिए वकील बाबू शरबत। अरे भाई, बाबूलाल जी के हाथ का शरबत पिए तो एक अरसा हो गया। जी वकील साहब। अरे, जिस काम के लिए आया हूँ वो तो भूल ही गया। बहू को तो बुलाओ, उसका नेक तो दे दूं। जी अभी बुलाती हूँ, लेकिन नेक की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, नेक की क्या जरूरत है? मैं अभी बहू को ले आती हूँ। और भाई ब्रिज किशोर, जी लाला जी। कैसे हो? बस लो भैया, ये रही आपकी बहू। बहू? अरे नहीं नहीं नहीं, पैर मत छुओ। हमारे यहाँ घर की लक्ष्मी से पैर नहीं छुआते। जीती रहो। लो, ये तुम्हारे लिए। अरे भैया, इतना कीमती? बहन, बच्चों से कीमती चीज और कुछ नहीं होती।
मालकिन, बाहर पिशोरी मल का आदमी कुछ सामान लेकर आया है, तो बहुरानी ने मंगवाया था। अच्छा, उससे कहो कुछ इंतजार करे मुआ, आते ही शोर कर देता है। देखो कुछ मेहमान आए हैं घर में। जी मालकिन, लेकिन वो कह रहे थे कि तुम जाओ, उससे कहो इंतजार करे। जी। माँ जी, देखिए तो यह फूलदान शादी में उपहार देने के लिए कैसा रहेगा? ठीक तो है, लेकिन बहुत महंगा लग रहा है बहू। रामलाल तो 3000 का कह रहा था। मैंने कहा 2000 का देना है तो दे, नहीं तो अपना रास्ता ना। लेकिन ये सचमुच बहुत महंगा है बहू, कुछ और चीज ले जाओ। हाँ हाँ बहू, कोई और चीज लेती जाना। बाबूजी, ये बहुत महंगा तो नहीं है और मुझे पसंद भी है। ये लोग सही कह रहे हैं, ये सचमुच बहुत ही महंगा है। ओ जॉनी समझी, इस घर में मैं अपनी मर्जी की कोई चीज नहीं खरीद सकती। बहू, हमारा आशय तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, लेकिन ये वाकई बहुत महंगा है। कोई बात नहीं बहू, अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो किसी वजह से कह रहे होंगे। हम बाद में पछताएं, इससे बेहतर है कि पहले ही संभल जाएं। और तुम जिनकी बात सुनकर ये सब कह रही हो ना, वही तो सब जानते हैं कि सही और गलत क्या होता है। कोई बात नहीं बहन, बहू को कुछ ना कहो। मैं भी तुम्हारी तरह भाई साहब की बातों पर नाराज हुआ करता था, लेकिन मुझे कुछ देर में अकल आई। कुछ साल पहले अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो ये अदना सा फूलदान आज तुम्हारे लिए किसी कीमत का नहीं होता। सुनना चाहती है बहू, क्या हुआ था? क्या हुआ था माँ जी? रहने दो बहू, इस कहानी में अपमान और नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। उसे मत रोको ब्रिज किशोर, हमारे बच्चों के लिए जानना जरूरी है कि कैसे हमारी गलतियों से हम खुद बर्बाद हुए। लेकिन लाला जी, ये बात आज तो खुशी का मौका है। बताइए ना बाबूजी, क्या हुआ था? मेरी कहानी भी तुम्हारी कहानी की तरह एक फूलदान से शुरू होती है। जैसे आज तुम एक महंगा फूलदान खरीदने की जिद कर रही हो, ठीक इसी तरह आज से 20 बरस पहले इस हवेली में मैंने भी एक फूलदान खरीदने की जिद की थी, और उस वक्त आज ही की तरह ब्रिज किशोर ने मुझे फूलदान खरीदने से मना किया था, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी। कहानी को शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहता हूं, इसलिए कि एक तरह से यह कहानी अब शुरू हो रही है। यहाँ से कहानी में कई तरह के मोड़ आने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता कि कहानी का कौन सा पात्र किस दिशा की ओर जाएगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि हर पात्र की अपनी अहमियत है और किसी भी पात्र को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। चलिए, कहानी सुनाने से बेहतर है कि मैं आपको लाला मदन मोहन की हवेली ले चलूं। देखिए वहां क्या कुछ हो रहा है। मालिक, हाँ, क्या बात है बाबूलाल, बोलो। मालिक, ब्राइड साहब का आदमी कोई सामान लेके आया है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, भेज दो अंदर। जी मालिक। ये क्या है? लाला जी, ये फूलदान है, विदेश का बना हुआ है। ब्राइड साहब ने खास तौर पर आपके लिए भिजवाया है। ये फूलदान वाकई कमाल का है। क्या कीमत है इसकी? लाला जी, ब्राइड साहब ने इसकी एक जोड़ी
3000 में चांदनी चौक में एक नवाब साहब को दी है, लेकिन आप उनके पुराने ग्राहक हैं, इसलिए आपको 400 रुपया कम में दे देंगे। पर बगैर इसके आपका कौन सा काम अटक रहा है लाला जी? समझदार आदमी गैर जरूरी चीजों पर दिल नहीं दौड़ाता। एक से एक नायाब चीजें तो हैं यहाँ। जरूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग होती है वकील साहब। हाँ होती है मुंशी जी, पर सही तरीके से थोड़े खर्च में भी सब तरह का सुख मिल सकता है। लाला जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो कहो, तुम भी क्या ब्राइट की तरह फिलोसफर हो गए हो? ब्राइट साहब का कहना है कि विलायत की उन्नति का एक ही मूल मंत्र है कि हर मामले में अपनी खुद की बुद्धि इस्तेमाल करें। इसलिए लाला जी, आप खुद ही तय कीजिए ना। ठीक है, फिर तो इसकी कीमत हमारे खाते में लिख दो जी लाला और जी। इसे यहीं छोड़ जाओ। नायाब तोहफा। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान पर इसी तरह के कई फूलदान देखे हैं, पर कीमत में वो इससे बहुत सस्ते हैं। वकील साहब, मैं तो अच्छी चीज का ग्राहक हूँ। चीज पसंद आ जाए तो मैं कीमत नहीं देखता। बिल्कुल लाला जी। लाला जी, ब्राइट साहब ने कहा है कि उन्हें कुछ रकम की सख्त जरूरत है। अगर कुछ बयाना मिल जाता तो। बयाना? क्या मतलब? क्यों जी, क्या कह रहे हैं मुंशी जी? क्यों भाई, तुम्हारा कौन सा पैसा बाकी है? अगर है भी तो लाला जी से कहने की क्या जरूरत? अरे हमसे कहो। और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि कब किससे कौन सी बात की जाती है? लेकिन मामला क्या है? कोई बात नहीं है लाला जी, बस ये हुई। तुम जाओ यहाँ से, मैं दूसरे पैर आकर वही खाता देखता हूँ। ब्राइट की कौन सी रकम बाकी है लाला जी पर? मैं पता करके बताता हूँ वकील साहब, मैं तो खुद परेशान हूँ। लाला जी, 9:30 बजे आपने रसल साहब को मुलाकात के लिए बुलाया है और उससे पहले लक्ष्मण के यहाँ जाना है। देर हो गई तो सब। हाँ हाँ हाँ, वकील साहब जी, आप चलेंगे हमारे साथ? नहीं नहीं, आप जाएं, मुझे कचहरी के काम से कहीं और जाना है। अच्छी बात। रसल को मैंने कब बुलाया है मुंशी जी? और लक्ष्मी मल के यहाँ तो कल जाना है। हाँ लाला जी, अब वकील साहब से पीछा छुड़ाने का कोई और उपाय भी नहीं था। तुम तो बहुत होशियार हो गए हो मुंशी जी। आपकी संगत का असर है लाला जी। मुंशी जी। लाला जी, रसल साहब ने ये संदेशा भिजवाया है। पढ़ो तो क्या लिखा है। रसल साहब ने 10,000 रुपए मंगवाए हैं। ऐसा क्यों? उनके ऊपर राम प्रसाद बनारसी दास जी ने नालिश कर दी है और अगर रुपया नहीं चुकाते तो उनकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। लेकिन इतनी रकम किसी को ऐसे दे देना अक्लमंदी का काम नहीं है लाला जी। मुंशी जी, रसल साहब इस वक्त मुसीबत में है। ऐसे समय में उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। लेकिन अपनी रकम वापस आएगी कैसे? वो बाद में सोचेंगे। अभी आप उनके यहाँ कुछ रकम पहुंचा दीजिए और बाकी की कल तक पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। अच्छा। हुजूर, ये टोपियां कल ही लखनऊ के एक बजाज के यहाँ से आई हैं। सौगात में देने के लिए बहुत अच्छी हैं। पसंद हो तो 2-4 ले आओ। कीमत क्या है? वो तो 25-25 रुपए कह रहा था, लेकिन चिंता न करें, मैं सही कीमत लगवा लूंगा। अगर 20-20 रुपए में आ जाए तो 2-4 टोपियां लेते आना। क्यों लाला जी? हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा, लेकिन पहले कीमत तय करवा लेना। मुझे बाद में कोई झंझट नहीं चाहिए। चिंता न करें लाला जी, मैं मोल भाव करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। बस मैं यूं गया और कीमतें तय करवा कर यूं आया। ठीक है,
जाओ। नमस्कार लाला जी। नमस्कार। क्या लाए? हुजूर, ये हिना के इत्र की शीशी अजमेर से एक व्यापारी लेकर आया था। मैंने सोचा आपकी खातिर लेता चलूं। हिना का इत्र? लाला जी, इसमें तो चंदन की मिलावट है। हुजूर, अगर इसमें कोई मिलावट निकाल दे तो इसकी कीमत मैं अपनी ओर से अदा कर दूंगा। जब मैंने कह दिया कि ये मिलावटी है तो मिलावटी है। तुम कैसे कह सकते हो सही है? जानते हो मिलावटी चीज बेचना गैर कानूनी है। कभी इत्र खरीदा भी है मास्टर जी, जो पता चले कि ये मिलावटी है या नहीं। तुम तो हद से आगे बढ़ते जा रहे। अपनी औकात में रहो। औकात की बात ना करो मास्टर जी, वरना क्या? अरे भाई काहे झगड़ते हो? ये लो अपने रुपये और अपनी राह पकड़ो। मास्टर जी, आप क्यों बेवजह अपना खून जलाते हैं? आपको इन फेरी वालों के मुंह लगना शोभा नहीं देता। मैंने कहा मुंह लगाया, वो खुद ही सौदा पड़ गया। ये टोपियां मैं 18-18 रुपए में लाया हूं। मुझे तो ये 22-23 रुपए से कम नहीं लगती। तुमने कैसे उसकी आंखों में धूल झोंक दी जो उसने तुम्हें 18-18 रुपए में दे दी? हुजूर, मैंने उसे आगे का फायदा दिखाया और तब जाकर वो आपके नाम पर उसने 2-2 रुपए कम में ये टोपी दे दी। नमस्कार लाला जी। नमस्कार। हरकिशोर जी से ही पूछिए, ऐसी टोपियां वो कितने में ला देंगे? बताइए इनको। अरे ये टोपियां तो हरिनारायण बजाज के यहाँ कल ही लखनऊ से आई है और ये बाजार में 12-12 रुपए में बिक रही है। तो यहाँ 13 रुपए में बिकेगी। तुम हमें 15-15 रुपये में ला दो। तो ठीक है, तुम जितनी चाहो उतनी ला देंगे तुम्हारे लिए। तुम क्या लाओगे? तुम्हारी सूरत है। अरे क्यों भाई, मेरी सूरत को क्या हो गया? तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें कल ही बाजार से ला करके देता हूँ, तब तो तुम्हें यकीन होगा ना। तुम टोपियां क्या लाओगे? अभी से तुम्हारे चेहरे पर खिसियाहट आई हुई है। दुकानदारों में जलने की बहुत बड़ी ऐब होती है। ऐप वाली बात नहीं है मास्टर जी, ये एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात है। अगर हरकिशोर जी को इतनी सस्ती टोपियां मिल रही हैं, तो क्यों नहीं सारी टोपियां लेकर के आला बाजार में बैठ जाते हैं और खुद ही बेचने लग जाए। अच्छा, टोपी लेने के बारे में बाद में बताते हैं, अभी जाओ। जाओ अभी। हाँ भाई हरकिशोर, मैंने जो तुम्हें साटन का कपड़ा लाने के लिए कहा था वो लाए हो या नहीं? लाला जी, वही तो दिखाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ किसी और चीज में ही उलझ गया। अच्छा लाओ दिखाओ। ये देखिए। हरकिशोर, तुमने जो कल लाला शंभू दयाल के यहाँ पर ढिठाई दिखाई थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। वो तो पुराने ताल्लुकात की वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लाला जी, आपने दया की, लेकिन इस समय भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आपके पास समय हो तो मुझे सुन लीजिए। भाई यहाँ तो सब अपने ही हैं, जो तुम कहना चाहते हो बेझिझक कहो। जी, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि आप मेरे पिछले माल का बकाया मुझे दिलवा दीजिए। तुम्हारा कौन सा रुपया बकाया है? मास्टर जी, मैं ये क्या सुन रहा हूं? क्या बकते हो? अगर कुछ रुपया बाकी रह भी गया होगा तो इस तरह सरेआम कहने की क्या आवश्यकता थी? मैंने कितनी बार आपसे दरख्वास्त की, लेकिन आपने हर बार मेरी दरख्वास्त को नजरअंदाज कर दिया है। अगर मैंने कल तक उनको बकाया नहीं दिया तो वो मुझ पर मुकदमा कर देंगे। शंभू दयाल जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जो भी आता है बकाए की बात कर रहा है, जो भी आता है बकाए की बात कर रहा है। आखिर मामला क्या है? कोई बात ही नहीं है लाला जी। मैं बताता हूँ लाला जी। हुआ ऐसा कि मैं पिछले तुम चुप रहो हरकिशोर, मुझे शंभू दयाल से बात करने दो। हाँ तो शंभू दयाल जी बताइए, हरकिशोर की बातों में कितनी सच्चाई है? अब आपका क्या है, आपको तो कुछ याद रहता नहीं, इसलिए ये सोचते हैं कि आपके सामने बकाए की बात कहकर आपकी तिजोरी से जितना हो सके पैसा हड़प लो। दूसरों की तिजोरी से पैसा हड़पने की आदत मेरी नहीं है, तुम्हारी होगी। मुझे तो बस मेरा बकाया दिलवा दीजिए। तो बहुत ही ढीठ हो, बात ही नहीं मानते। मास्टर जी, कल दुकान पर जाकर इनका पूरा हिसाब किताब कर दीजिएगा। लेकिन लाला जी, मैं कल तक नहीं रुक सकता लाला जी। अरे भाई, कह तो दिया, एक ही रट लगाए जा रहे हो। कह दिया शंभू दयाल जी से कल आपका हिसाब हो जाएगा, तो फिर इससे परेशान होने की क्या जरूरत है?
हो गई तसल्ली? अरे जब लाला जी ने कह दिया तो परेशान काहे होते हो? कल तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। अब तुम यहां से चल लो, चलते बनो यहां से। बाजारू आदमियों को कोई काम नहीं। क्या कहा? बाजारू आदमी? अरे मैंने क्या किसी अमीर लड़के को बहकाकर बदचलनी सिखाई है, या किसी अमीर के लड़के को भोग विलास में डालकर उसका रुपया हड़प लिया है? तो तुम ऐसी बात कर रहे हो? तुम यहाँ कपड़े बेचने आए हो या झगड़ा करके लाला जी की इज्जत उतारने आए हो? ना मैं कपड़ा बेचने आया हूं और ना ही झगड़ा करने आया हूं। आप मेरा उधार दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। फिर वही बात लाला जी। अब किशोर, शंभू दयाल जी ठीक कह रहे हैं, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। मैंने जब कह दिया तो। लाला जी ऐसे मानने वाला नहीं है ये। अरे किशोर, तुमने बहुत जुबान चला ली है, बहुत जुबान चला ली तुमने। लेकिन सुनो, वैसे तो तुम्हारा कोई बकाया लाला जी के ऊपर है नहीं, और है भी तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें लगता है कि लाला जी के ऊपर तुम्हारा बकाया बाकी है तो अदालत जाओ और मुकदमा कर दो। ऐसे तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। जाऊंगा। जाओ, अदालत जाऊंगा मैं। अरे तुम लोग सिर्फ यहाँ के शेर हो, जो यहाँ कहो सो कहो। अदालत में तुम्हारी एक गिदड़ भक्की नहीं चलेगी। अरे शायद तुम्हें पता नहीं, ज्यादा घिसने पर चंदन से भी आग निकलने लगती है। अरे किशोर, तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना हाथ पकड़ के बाहर कर दूंगा और तुम्हारी पोटली भी ना। अरे मुझे या मेरी पोटली को फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, ये ठीक नहीं किया है। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो तुम लाला जी को धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, सच कह रहा हूं। क्या मतलब? मतलब तो अब अदालत में पता चलेगा। लाला जी, मिलते हैं। जाइए। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरे पात्र मुझसे ही विद्रोह कर रहे हैं। शंभू दयाल से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और ना ही लाला हरिकिशोर से। कल तक हरिकिशोर लाला के रहमो करम पर पलता था, लेकिन आज उधार की वजह से स्थिति बदल गई है और बिल्ली शेर बन गई है। आइए देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है।